नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के चित्रात्मक प्रस्तुति में स्वागत है आप सभी का। राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे थे और राज्य व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के बारे में हमने कल की कक्षा में चर्चा किया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक हमारी चर्चा समाप्त हुई थी। आज उसके बाद बात आती है वरीयता अनुक्रम के, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी कोई विशेष अवसर होता होगा, कोई उत्सव होता होगा, तो उस दौरान जब भारत के सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उनको जो बैठाने का क्रम होता है उसमें एक वरीयता क्रम जो है वो लाया गया है। और ये जो वरीयता क्रम है इसकी यदि हम बात करते हैं तो 26 जुलाई वर्ष 1979 से जो है ये वरीयता क्रम लागू किया जाता है और इसी वरीयता क्रम के अनुसार जो है चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है। इस वरीयता क्रम से संबंधित प्रश्न भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न राज्य विशेष की, तो इसको एक बार हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जब वरीयता अनुक्रम की बात आती है तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो आता है भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति के बाद जब दूसरे स्थान की बात करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति का आता है। तीसरे स्थान पे बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री का आता है। चौथे स्थान पे यदि हम बात करें तो राज्यों के राज्यपाल का आता है, लेकिन इसमें शर्त है कि राज्यों के राज्यपाल का जो चौथा क्रम है वो तब होगा जब वो अपने राज्य के भीतर होंगे। मतलब यदि कोई मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में कोई उत्सव हो रहा है और वहाँ पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और यदि आनंदीबेन पटेल वहाँ पे उपस्थित हैं तो उनका जो वरीयता क्रम होगा वो 4 नंबर का होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि यदि राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो अपने कार्यालय से बाहर हैं या अपने क्षेत्र से बाहर हैं तो इनका जो क्रम होता है वो 8वें नंबर पर आता है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। तो याद रखना है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में वरीयता क्रम के चौथे स्थान पर आते हैं। 5वें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आपको देखने को मिलते हैं। 6वें स्थान पर यदि हम बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, इन दोनों लोगों का जो क्रम है वो 6वें स्थान पर है। वरीयता क्रम में ये 6वें स्थान पर आते हैं। 7वें स्थान पर यदि हम बात करें तो केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, ये 5 लोग जो हैं ये वरीयता के 7वें स्थान पर आते हैं। वरीयता अनुक्रम में 7वें स्थान पर आते हैं। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि राज्यों के मुख्यमंत्री जब अपने राज्य में होते हैं तभी इस 7वें स्थान पर आते हैं, अन्यथा उनका जो स्थान है वो अलग रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि कोई व्यक्ति जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो उसको भी इस वरीयता अनुक्रम में स्थान मिलता है और उसका जो स्थान है वो 7 के का में आता है। मतलब 7 के का में भारत रत्न से सम्मानित जो भी व्यक्ति हैं वो वरीयता क्रम में अपना स्थान रखते हैं। यदि हम 8 की बात करें, क्रम संख्या 8 की बात करें, तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जो राज्यपाल हैं, जब अपने राज्य से बाहर होते हैं तो वरीयता के 8वें क्रम पे आते हैं। और इसी 8वें क्रम में भारत में जो विदेशों के आप कह सकते हैं विभिन्न देशों के जो राजनयिक रहते हैं, विदेशों के जो दूतावास अपने यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो इन लोगों के जो ये राजनयिक होते हैं इनका जो क्रम होता है वरीयता का वो 8वें क्रम पर आपको देखने को मिलते हैं। 9वें क्रम पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ 10वें क्रम की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि 9 के का में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आते हैं। 10 क्रम में यदि हम बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, इन सभी का जो क्रम आता है वो 10वें क्रम पे आता है। 11वें स्थान पे यदि हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में 11वें क्रम में आते हैं। 12वें क्रम में यदि हम बात करें तो जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इस वरीयता अनुक्रम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इस वरीयता अनुक्रम का प्रयोग जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि विभिन्न राज्यों या केंद्र के अधीन या राज्यों के अधीन जब कोई कार्यक्रम होता है, राजनीतिक समारोह होते हैं, तो उस अवसर पर इस वरीयता क्रम का प्रयोग किया जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वरीयता अनुक्रम से संबंधित जो अधिसूचना थी वो 26 जुलाई वर्ष 1979 को पहली बार जारी की गई थी। भारत का जो कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है संसद की,
और संसद के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि संसद के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहली बात राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों की चर्चा जो है की जाती है संसद के अंतर्गत। और इसका जो कार्य होता है क्या है, इसका कार्य होता है केंद्र स्तर पर विधि निर्माण। तो संसद विशेष रूप से क्या है, संसद विशेष रूप से केंद्र स्तर पर विधि निर्माण करने वाली एक संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बताएं कि इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे किया गया है। तो इसकी चर्चा भाग 9 में अनुच्छेद नंबर 79 से 122 79 से लेकर अनुच्छेद संख्या 122 तक इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। राज्यसभा की बात करें तो आप जानते हैं राज्यसभा अस्थायी और उच्च सदन है। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में या आप कह लीजिए 80 में देखने को मिलती है। लोकसभा जो हमारा निम्न सदन है, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 81 में आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है एक एक करके लोकसभा और राज्यसभा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है लोकसभा की। लोकसभा की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात, जब आप लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की प्रथम बैठक कब आहूत की गई, जानकारी कम से कम हमें इतना रखना होता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की जो प्रथम बैठक थी, यदि हम उसकी बात करें तो 13 मई वर्ष 1952 को जो है लोकसभा की प्रथम बैठक आहूत की गई थी। और आपको बता दें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा से संबंधित चाहे सत्र अवसान की बात हो, चाहे सत्र आहूत की बात हो या विघटन की बात हो, ये तीनों जो शक्तियां हैं ये किस में निहित हैं, राष्ट्रपति में निहित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का स्थगनकर्ता कौन होता है, तो लोकसभा का जो स्थगनकर्ता होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो आप बताओगे कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 25 वर्ष की है। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको बताना है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो मीरा कुमारी थी। यह भी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है लोकसभा के सीट संख्या के बारे में। ठीक है, लोकसभा के सीट संख्या के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं और बनने की भी संभावना रहती है। लोकसभा की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लोकसभा में अधिकतम जो प्रावधान है सीटों का वो 550 है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान स्थिति के अनुसार 543 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति में ये बताया गया है कि राज्यों से जो है वर्तमान समय में राज्यों से 524 सदस्य हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से 19 सदस्य आपको लोकसभा में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अधिकतम जो प्रावधान लोकसभा में किया गया है वो राज्यों से 530 सदस्यों के चुनने का और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्यों के चुनने का जो है ये प्रावधान किया गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति 543 है और 543 में 524 सदस्य जो हैं ये राज्यों से आ रहे हैं, 19 सदस्य जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से आ रहे हैं। आपको याद होगा शायद कि पूर्व में 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का यदि पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं होता था तो पूर्व में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का राष्ट्रपति को अधिकार था। लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो प्रावधान था इसको वर्ष 2020 में समाप्त कर दिया गया और 25 फरवरी 2020 से ये जो प्रावधान है ये समाप्त है। तो ये भी याद रखना है कि 104वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां थी आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की, वो शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, और हालांकि राज्यसभा में अभी ये चीज़ें हैं, राज्यसभा में मनोनयन होता है और अभी हाल ही में राज्यसभा में 4 सदस्यों का मनोनयन हुआ है। उसकी चर्चा हम करेंट बॉक्स में करेंगे कि किन किन क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत किया गया है। ठीक है, अब बात आती है लोकसभा की सदस्य संख्या। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैप में प्रत्येक राज्य के बारे में दिया हुआ है और उस राज्य के बारे में अधिकतम कितने सदस्य उस राज्य से निकल कर आते हैं लोकसभा में, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से आते हैं, तो एक फैक्ट अवश्य याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सदस्य आते हैं 80 सदस्य आते हैं और ये 80 सदस्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिलते हैं। इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो 80 सदस्य आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलते हैं।
दूसरे सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि दूसरे सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो दूसरे सबसे ज़्यादा सदस्य आप देख रहे होंगे 48 सदस्य, और ये 48 सदस्य जो आप देखने को पा रहे हैं, ये 48 सदस्य जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये महाराष्ट्र से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पहला याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 80 सदस्य आपको लोकसभा में देखने को मिलते हैं। चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादर नागर हवेली और दमन दीव हो गया, इन सब की यदि हम बात करें तो इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों से आपको एक सदस्य देखने को मिलते हैं। हालांकि दादर और नागर हवेली, दमन दीव जब से एक कर दिया गया तब से यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ से सदस्य संख्या 2 है। ये भी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। तो न्यूनतम कहाँ से है, अधिकतम कहाँ पे है, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा के अध्यक्ष की। विभिन्न लोकसभा अध्यक्षों के नाम दिए हुए हैं, उनके कार्यकाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको भी देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाती है, वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले वर्तमान समय में ओम बिरला हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने को मिलता है कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य जो देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं जो प्रश्नों के रूप में भी आपके जो आप कह सकते हो प्रश्न जो बुकलेट होती है, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है, तो याद रखना है केंद्र सरकार का जो विधायी अंग है उसको बोलते हैं संसद। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है किस पर, वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये फैक्ट है, ये रटा होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। वर्ष 1971 की जनगणना पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कब से, प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है कितने दिनों के लिए, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगला है लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा, अधिकतम कितने दिनों का, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताएं लोकसभा या राज्यसभा का कुल कोरम या जिसको गण पूर्ति बोलते हैं, ये क्या होता है, तो ये कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। कई बार क्या है कि बहुत सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं लेकिन गण पूर्ति ना होने के कारण उन पर चर्चा नहीं होती है, ठीक है। तो ये गण पूर्ति क्या होती है, कोरम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी है कि जो सदन संख्या है उसका 1/10 सदस्य जो है हमेशा उपस्थित हों, तभी कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं, केवल उसी स्थिति में करते हैं जब दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष में जो मत पड़े हैं उनकी संख्या बराबर हो, तो ऐसे में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना मत देने का अधिकार है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया कैसे जाता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा के सदस्य को अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प लाना होता है और उसके बाद से ही लोकसभा के अध्यक्ष हटाए जाते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखना है लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था उसमें कुल सीटें थी 489, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है सबको जानकारी है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो बोला जा रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन उसकी अनुशंसा कौन करेगा, इसके लिए निवेदन कौन करेगा, इसके लिए सलाह कौन देगा, तो इसके लिए सलाह देती है मंत्रिपरिषद, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, आप जानते हैं बदलाव किया गया है, ठीक है। और इस सीमा में बदलाव किया गया है, करंट अफेयर्स में भी मैंने इसकी चर्चा किया था कि किस प्रकार से बड़े राज्यों के लिए लोकसभा के लिए अलग से बदलाव किया गया है, विधानसभा के लिए अलग से बदलाव किया गया है। इसकी चर्चा डिटेल में हमने करंट अफेयर्स में किया था, ठीक है। अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर हैं जिनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है किसके अंतर्गत, तो लोकसभा सचिवालय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। अब बात आती है राज्यसभा की, और राज्यसभा आप जानते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति जो हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं।
राज्यसभा के पदेन सभापति जो हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ये आपको पता होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो लोकसभा के उपसभापति के रूप में ही मिलता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें, राज्यसभा की बात हो रही है, इसकी प्रकृति क्या है, तो ये एक अस्थाई सदन है। और जैसे कि आपने देखा था लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा थी उसमें आपने देखा था कि उम्र सीमा 25 वर्ष थी। उसी तरह यदि हम बात करें राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष आपको देखने को मिलती है। राज्यसभा में यदि निर्वाचन की बात करें तो आपको देखने को मिलता है राज्यसभा का जो निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जिसमें प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कुल सीट संख्या कितनी है राज्यसभा की, तो आपको बता दें राज्यसभा में कुल सीट संख्या है 250। अधिकतम जो सीट संख्या है वो है 250। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल आपको होता है। कुल सीट संख्या 250 आपको देखने को मिलती है, जिनमें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 238 और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो 12 सदस्य होते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किन क्षेत्रों से आते हैं, दिन की बात कर लें तो ये साहित्य से होने चाहिए, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होने चाहिए। और अभी 4 सदस्यों का जो है यहाँ पे जो है नामांकन किया गया है, 4 सदस्यों को नामित किया गया है, मनोनीत किया गया है। उनके बारे में आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिटेल से बात करेंगे कि वो किस फील्ड से हैं और किन राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे राज्यों की बात की गई है, कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है, लगभग सभी राज्यों को दिखाया गया है। और राज्यों से संबंधित यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि प्रत्येक राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुने जाते हैं, तो इसके बारे में बात की गई है। तो इसको आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एक ही सदस्य चुने जाते हैं, वो महत्वपूर्ण है, उसको आप रट जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, विधेयक के कितने प्रकार होते हैं आप जानते हैं, विधेयक के प्रकार पूछे जाते हैं। तो विधेयक के प्रकार यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक और विशेष विधेयक और धन विधेयक। तो कुल मिला के 4 विधेयक, 4 प्रकार के, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, विशेष विधेयक और धन विधेयक, ये 4 प्रकार के विधेयक देखने को मिलते हैं। जिनमें वित्तीय विधेयक की बात करें तो इनकी 2 कैटेगरी होती है, वित्तीय विधेयक फर्स्ट और वित्तीय विधेयक सेकंड। इसके साथ साथ विशेष विधेयक में यदि हम बात करें तो जैसे संविधान संशोधन विधेयक होता है, एक होता है संघीय जिसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, एक होता है गैर संघीय। तो इसमें भी आपने देखा कि विशेष विधेयक की कैटेगरी क्या होती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 93 है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। तो याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा के सदस्य के रूप में जो शपथ है वो लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। कई बार क्या है, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। हालांकि 14 दिन पूर्व जो है इस आशय की सूचना इनको देनी होती है। मतलब 14 दिन पूर्व यदि आप सूचना देते हैं उसके बाद ही इनको हटाने से संबंधित कोई विधेयक आप ला सकते हैं, कोई संकल्प आप पारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है अन्य फैक्टों की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आप लोकसभा की बात करते हो तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो भंग किया जा सकता है। सामान्यतः यदि देखें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। आपात के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 मतलब 55 सदस्य संख्या है, क्योंकि 555
550 टोटल सदस्य हैं, तो 550 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 55 आता है। ठीक है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। ये कहा गया है, ये अनुच्छेद नंबर 118 के 4 में कहा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात हो रही है, और लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जब बात हो रही है तो आपने देखा कि जब सदनों के संयुक्त सदन बुलाना होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त सदन आपको बुलाना होता है, तो आपको देखने को मिलता है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 118 के 4 में आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात आती है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या रहा, तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से आपको 4 अप्रैल 1957 तक देखने को मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि संसद के संदर्भ में समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें आपको देखने को मिलता है संसदीय समितियां। संसदीय समितियों की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि गठनकर्ता, नाम निर्देशित करता और प्रतिवेदनकर्ता कौन होते हैं, ये अध्यक्ष या सभापति ही होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया था, और इसका यदि हम बात करें कि इसका स्वरूप क्या था, विधिक अधिकार को लेकर था। 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा ये पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया था, और इसको लागू करने की जो तिथि थी वो 12 अक्टूबर 2005 थी। संबंधित बात की बात करें तो नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद में इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। अस्थायी समितियां यदि हम बात करें, समितियों की जब हम बात कर रहे हैं, अस्थायी समितियों की बात करें तो इनकी जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है। इनका जो गठन होता है प्रत्येक वर्ष होता है, और इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। मतलब कोई भी अस्थायी जो समिति होगी उसका जो कार्यकाल होगा वो अधिकतम 1 वर्ष का होगा, और उसका जो गठन है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रकृति इसकी क्या होती है, अस्थायी होती है। दूसरा होता है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां क्या होती हैं, इनकी प्रकृति जो है वो अस्थायी होती है। इनका गठन कब होता है, इनका गठन किसी विशेष उद्देश्य को लेकर होता है। जब ज़रूरत होती है तब इनका गठन होता है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल क्या होता है, तो उद्देश्य पूरा होने तक इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मतलब जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया गया है वह उद्देश्य जब पूरा हो जाता है फिर इस प्रकार की जो समितियां होती हैं वो विघटित की जाती हैं। ठीक है, तो तदर्थ समितियां और अस्थायी समितियां दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि जहां अस्थायी समिति है उसका जो प्रकृति है वो अस्थायी है, उसका जो आप कह सकते हो गठन है प्रत्येक वर्ष किया जाता है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लेकिन तदर्थ समितियों में यदि हम बात करें अस्थायी प्रकृति की होती हैं, विशेष उद्देश्य हेतु गठन किया जाता है और तब तक के लिए गठित रहती हैं जब तक उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए। ठीक है, अब बात आती है संसद की वित्तीय समितियाँ। संसद की वित्तीय समितियों की बात करें तो आप जानते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखना। अब समिति कौन सी होती है उसकी बात कर लेते हैं। जो वित्तीय समितियां होती हैं उनमें एक होती है एकल समिति, एक होती है संयुक्त समिति। ठीक है, पहला होता है एकल समिति, दूसरी होती है संयुक्त समिति। एकल समिति में यदि हम बात करें तो प्राक्कलन समिति आपकी आती है, और इसकी सदस्य संख्या होती है कितनी, 30 होती है, और इसमें केवल लोकसभा से ही जो सदस्य होते हैं वो लिए जाते हैं। दूसरी संयुक्त समितियां होती हैं। संयुक्त समितियों का मतलब क्या हो गया कि इसमें लोकसभा से भी सदस्य होंगे और राज्यसभा से भी होंगे। इस प्रकार की 2 प्रमुख समितियां आपको देखने को मिलती हैं। पहला है सरकारी उपक्रम समिति और दूसरा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या है 22। ठीक है, और लोकसभा से इसमें 15 सदस्य लिए जाते हैं, राज्यसभा से इसमें 7 सदस्य लिए जाते हैं। इसी तरह से सरकारी उपक्रम समिति होती है, इसमें भी सदस्य संख्या होती है 22, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिली 2 संयुक्त समितियाँ, और इन 2 संयुक्त समितियों के साथ आपको एकल समिति प्राक्कलन समिति देखने को मिली जिसकी सदस्य संख्या कुल 30 होती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है अस्थायी संसदीय समितियों के प्रकार। अब अस्थायी संसदीय समितियों की यदि हम बात करें तो ये वित्तीय समितियां होती हैं,
परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित की जाने वाली समितियां होती हैं, जांच समितियां होती हैं, विभागीय अस्थायी समितियां होती हैं, सदन समिति होती है, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां होती हैं। तो इनको आप बोलते हो अस्थायी संसदीय समितियां। इसके साथ साथ अब बात आती है संयुक्त बैठक की। ठीक है, संयुक्त बैठक की, इससे संबंधित प्रावधान कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 108 में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। यदि हम बात करें कि अब तक बुलाई कितनी गई, 3 बार बुलाई गई। पहला वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, दूसरा वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक पर, और वर्ष 2002 में पोटा पर बुलाई गई। तो अब तक 3 बार ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है, वर्ष 1961 में, 1978 में और वर्ष 2002 में। संबंधित विधेयक कौन से होते हैं संयुक्त बैठक के? जैसे साधारण विधेयक हो गए या वित्त विधेयक हो गए, इनके संदर्भ में ये चीज़ें बुलाई जा सकती हैं, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब बात आता है धन विधेयक की। धन विधेयक, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही ये निर्धारण करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो धन विधेयक निर्धारण करने का जो अधिकार मिला है वह है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा रोक सकती है इसको। आप जानते हैं कि ये कहाँ पे पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद 109 और 110 जो है इससे संबंधित प्रावधान है। और धन विधेयक पे जब बात करते हैं तो राज्यसभा के जो अधिकार हैं वो सीमित है। राज्यसभा सिर्फ इसको रोक सकती है अधिकतम कितने दिनों तक? अधिकतम 14 दिनों तक ये रोक सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो आप कह सकते हो धन विधेयक पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो अधिकार हैं धन विधेयक पर वो सीमित हैं। अब बात आती है कुछ अन्य फैक्ट की, जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया जाता है? लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? वर्ष 1980 में पारित किया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति, इसके बारे में मैंने अभी बात किया। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, इनका नाम था नरगिस दत्त। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं कब? प्रत्येक 2 वर्ष पर। और क्योंकि कभी भी ये जो सदन है एक साथ शून्य नहीं होता है, विघटित नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अस्थायी सदन। अब संसद से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उनकी बात हम करेंगे। जैसे आपने देखा कि संसद की जो चर्चा है अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक आपको देखने को मिलती है। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद की चर्चा देखने को मिलती है। संविधान का भाग 5 और अध्याय 2 जो है ये इससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, लोकसभा भी शामिल है और राज्यसभा भी शामिल है। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। गठन क्या होता है इसका? राज्यों से अधिकतम 530 तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर तैनात होती है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों में ही ये चुने जाते हैं, अनुच्छेद 94 ये कहता है। और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप सकते हैं और इस माध्यम से वो पद से मुक्त हो सकते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। जब बात आती है सीटों का आवंटन, तो आपको पता होगा राज्यवार जो सीटों का आवंटन किया गया है विशेष रूप से वो वर्ष 1971 की जनगणना पर किया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत जारी रहेगा। ठीक है, 2001 के अनुसार 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के अनुसार ये जो अभी 1971 की जनगणना हम ले रहे हैं ये वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी। उसके बाद इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। इसके बाद बात यदि हम करें तो आपको देखने को मिलता है
कि नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। और इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 100 में, ठीक है। 100 के गा में इसकी चर्चा की गई है कि जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वही नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। और जो प्रोटेम स्पीकर होंगे उनकी बात करें तो ये लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है वो होगा। लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, यह मैंने आपको बता दिया। और यह भी बता दिया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसकी चर्चा, इनमें से ज़्यादा चीज़ों की चर्चा आपकी पहले हो गई है। अब इसके बाद बात करें यदि अन्य फैक्ट की, तो सबसे पहली बात, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आहूत करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को मिला हुआ है। धन विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन करता है, अनुच्छेद नंबर 105 करता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है, जब बिना सदन को सूचित किए वो अधिकतम लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो वहाँ पे बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहने के कारण, चाहे वो संसद हो या विधानसभा के सदस्य हों, उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त समझी जाती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित क्या करना पड़ता है, विनियोग विधेयक जो है वो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है। अब बात आ रही है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि भारत के अनुच्छेद में 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद नंबर 124 टू 147, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है संवैधानिक प्रावधान ये किया गया है। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की गठन की तिथि की बात करें तो 26 जनवरी वर्ष 1950 को इसका गठन किया गया था। उद्घाटन तिथि यदि हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 इसकी उद्घाटन तिथि थी। न्यायाधीशों की कुल संख्या प्रारंभ में बताई गई थी 8 मुख्य न्यायाधीश समेत। वर्तमान में यदि हम बात करें तो 34 है, 34 है मुख्य न्यायाधीश समेत। तो यहाँ पे ये जानकारी होनी चाहिए कि जब बात करते हैं आप सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश समेत पहले 8 सदस्य होते थे। आज के समय में क्योंकि लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय पर, ठीक है, तो इसके चलते जजों की जो संख्या है वो भी बढ़ाई गई है। और वर्तमान में 34 जो न्यायाधीश आपको देखने को मिलते हैं मुख्य न्यायाधीश समेत। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति पर लगातार विवाद होता रहा है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम व्यवस्था के आधार पे आज भी जो है नियुक्ति की जाती है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और सेवानिवृत्त आयु जो इनकी होती है वो होती है 65 वर्ष। और ये पद त्याग कैसे करते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख के द्वारा जो है ये पद त्याग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे बोला गया है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब लागू हुआ, 1 जून 1955 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 26 अक्टूबर 2006 से। SC/ST अधिनियम 1989 कब लागू हुआ, 30 जनवरी 1990 पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय या कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त इसमें है कि उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर कुछ 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो, तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब इसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अनुच्छेद नंबर 124, अनुच्छेद नंबर 124 क्या कहता है,
अनुच्छेद नंबर 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में। अनुच्छेद नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 125 की बात करें तो यह न्यायाधीशों के वेतन और अन्य चीज़ों के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 126 है, ये बताता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 127 है, ये बताता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 128 है, ये बताता है उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में। ठीक है, और आगे यदि हम बात करें तो बताता है अनुच्छेद नंबर 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बारे में। अनुच्छेद नंबर 131 बताता है उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 132 से 136 बताता है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 137 बताता है उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 141 बताता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगा। अनुच्छेद नंबर 142 बताता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 143 बताता है राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह की शक्ति के बारे में। तो ये भी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या है कि इन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, तो इस संदर्भ में आपको ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जब नियुक्ति हो रही है तो मान लीजिए कदाचार की स्थिति में उनको हटाया भी जा सकता है। तो हम हटा कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात, यदि वो असमर्थ हो जाए, राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो न्यायाधीश हैं वो असमर्थ हो गए हैं या कदाचार की स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 124 के 4 में और 125 के 5 में की गई है। प्रक्रिया क्या है इसकी? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे सामान्य तौर पे नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए सदन में आप कह सकते हो कि सदन के माध्यम से ही हटाया जाता है, और वह भी सदन के प्रत्येक सदन, दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? तो आपको पता होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसका आधार है? भारत में यदि हम बात करें, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो है विधि का शासन। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है किसमें? संसद में ये शक्ति निहित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 125 के फर्स्ट द्वारा ये किया जाता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है कहाँ से? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ कब गठित की गई थी? आज तक की सबसे बड़ी पीठ जो है वो 13 न्यायाधीशों की गठित की गई थी, और ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में की गई थी। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है वो है अनुच्छेद नंबर 142। अनुच्छेद नंबर 142 के अंतर्गत जो है वो उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को है। अभी इससे संदर्भित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपने देखा। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया? वर्ष 1993 में अपनाया, और काफ़ी विवादित है, लगातार इस पर विवाद होता रहता है।
जनहित याचिका की माता के नाम से किसे जाना जाता है? इनका नाम याद रखना है, पुष्पा कपिला हिंगू रानी को जो है जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, दोनों के कार्यवाहियों की जो भाषा है वो है अंग्रेजी। ठीक है, अब बात हो रही है PIL की। ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, PIL। ठीक है, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में जनहित याचिका। ठीक है, जनक देश इसका कौन है? तो PIL का जो जनक देश है वो है USA। भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में वर्ष 1979 से शुरुआत हुई। भारत में इसका जनक कौन माना जाता है? तो PN भगवती को जो है भारत में PIL का जनक माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और यहाँ पे बात हो रही है इनके विषयों के बारे में, क्योंकि कई बार यहाँ से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं इनके विषयों के बारे में। तो यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे संघ सूची, संघ सूची में वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो जो विषय हैं उनकी यदि हम बात करें तो संघ सूची में आपको 98 विषय देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं संघ सूची में? संघ सूची में 98 विषय आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में आपको 59 विषय देखने को मिलते हैं। यदि आप बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में 52 विषय आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है, संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 371 है, जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध करता है। 371 का है जो नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध करता है। 371 का खा है जो असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध करता है, और 371 का गा है जो मणिपुर राज्य के बारे में विशेष उपबंध करता है। तो ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर 371 के जो खंड हैं का, खा, गा, घा, ये विभिन्न राज्यों के लिए विशेष उपबंध करते हैं, जिनमें 371 है महाराष्ट्र गुजरात के बारे में, 371 का है नागालैंड के बारे में, 371 खा है असम राज्य के बारे में, और 371 गा है मणिपुर राज्य के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात आता है उच्च न्यायालय। ठीक है, आप जानते होंगे उच्च न्यायालय पूरे भारत में देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रदेशों में। जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, पंजाब हरियाणा का एक ही जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, तो विभिन्न राज्यों के अपने अलग अलग, आप कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इनके हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है बात परिचय की। तो आप जानते हो उच्च न्यायालय की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है अध्याय 5 में, भाग 6 के अध्याय 5 में देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 214 से लेकर 231 तक इनकी चर्चा देखने को मिलती है। और यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति पर यह विद्यमान है। और जब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की तो उसके बाद बात आती है अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 233 से लेकर 237 तक इसकी चर्चा की जाती है। अध्याय 6 भाग 6 में इसकी चर्चा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है उच्च न्यायालय की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहली बात कि अभिलेख न्यायालय है, न्यायाधीशों की जो नियुक्त है यहाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पद धारण की यदि हम बात करें तो पद धारण 62 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। पद त्याग कैसे करना है, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, तो जब आप पद त्याग कर रहे हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तो आपको राष्ट्रपति को ही अपने हस्ताक्षर सहित लेख भेजने होंगे। पदच्युति यदि हम बात करें तो इनका अधिकार भी राष्ट्रपति के आदेश से होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के आदेश से पदच्युति हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आता है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि के बारे में, भारत की संचित निधि के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, क्योंकि संचित निधि की चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे, तो संचित निधि में क्या है, व्यय की प्रक्रिया के नियम है। ठीक है, सबसे पहली बात अनुच्छेद नंबर 266 इससे संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 266 में इसका प्रावधान किया गया है, भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का यहाँ पे बात की जाती है। इसके व्यय की प्रक्रिया के नियम क्या हैं,
संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई भी धनराशि भारत के संचित निधि से निकालकर व्यय किया जाता है। तो मतलब भारत की जो संचित निधि है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 266 में होती है, इससे यदि आपको कोई भी धन निकालना होता है तो इसके लिए आपको विनियोग विधेयक पारित करना होता है। विनियोग विधेयक पारित करने के बाद ही आप भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है संचित निधि पर भारित व्यय। कौन कौन से व्यय हैं जो संचित निधि पर भारित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। इतनी चीज़ें जो हैं वो भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में आती हैं। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता, ये सभी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है राज्य कार्यपालिका की। राज्य कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, जिस तरह से भी आपने केंद्र में देखा उसी तरह से राज्य में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, राज्य कार्यपालिका की जब कहते हैं तो भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार से जैसे केंद्र स्तर पर देखने को मिलती है। राज्य कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 153 से अनुच्छेद नंबर 167 तक इसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में भाग 6 के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है राज्यपाल की। ठीक है, सबसे पहली चर्चा इसमें आती है राज्यपाल की। राज्यपाल की यदि हम बात करें तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। जैसे कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्यों में जब बात करते हैं तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद धारण यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो राज्यपाल पद धारण करते हैं। पद त्याग के लिए बात करें तो राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ये पद त्याग करते हैं। इसकी अहर्ताएँ क्या होंगी? भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु ये पूरी कर चुके हों तब कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के पद के योग्य हो जाता है। विशेष रूप से राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही कराए जाते हैं। उपलब्धियां, भत्ते तथा पद से संबंधित अन्य व्यय जो हैं वो इसी से संबंधित है। राज्य की संचित निधि पर यह भारित होता है। ठीक है, कार्यों की बात करें तो राज्यपाल का कार्य क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर प्रमुख रूप से ये राज्यपाल का कार्य होता है। अंग किसके हैं? तो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार से संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्यों की जब बात करते हैं तो राज्यपाल इनके जो अभिन्न अंग होते हैं। शक्तियों यदि हम बात करें शक्तियों की तो राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्र आसान करने या विघटित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्र के संदर्भ में निहित होती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को ये नामित करते हैं। 1/6 भाग ये नामित करते हैं। इसके साथ साथ राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य की ये नियुक्ति करते थे, लेकिन वर्तमान में ये निष्प्रभावी हो गया है। ठीक है, महाधिवक्ता की भी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं स्वीकृति उस पर देना होता है इनको, या तो स्वीकृति रोकना होता है। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भी आरक्षित कर सकते हैं राज्यपाल। पुनर्विचार हेतु वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ये गैर धन विधेयक होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक को ये वापस नहीं भेज सकते। विधानमंडल द्वारा पुनर्भेजे जाने पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो दंड को क्षमा करना, उसका प्रावलंबन करना, विराम या परिहार करना, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति है जिस प्रकार से राष्ट्रपति को है उसी प्रकार से राज्यपाल को भी देखने को मिलती है। राज्यपाल को भी शक्तियाँ दी गई हैं, हालांकि कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल की जब विवेकाधीन शक्तियों की बात करते हैं तो विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना है या नहीं करना है,
इसकी कहीं पे बारे में कहीं लिखा नहीं गया है या उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेश देना है, तो यह भी उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि दें कि ना दें। यदि ऐसा कोई विधेयक लाया गया है तो इस पर आगे कार्य करें या ना करें। किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने हेतु उनकी स्वायत्तता है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने हेतु भी उनकी स्वायत्तता है। ठीक है, तो इनकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आता है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। राज्य विधानमंडल की यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक इनका उल्लेख किया गया है। इनके अंग होते हैं विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। कहीं कहीं विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल ही इनके अंग होते हैं। विधानसभा की यदि हम बात करें, सदस्य संख्या अधिकतम 500 होती है, न्यूनतम 60 होती है। हालांकि गोवा और सिक्किम जो है ये इसके अपवाद हैं, जहाँ इससे भी कम आपको देखने को मिलती है। फिर बात आती है विधानसभा अध्यक्ष की, क्योंकि विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष की बात भी आएगी। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनके जो अधिकार तथा कार्य होते हैं सेम लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। निर्णायक मत क्या होता है कि किसी भी प्रश्न, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में है कि कोई ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जहां पे पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हैं, तो ऐसे में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना मत दे सकते हैं। सेम उसी प्रकार से राज्यसभा के संदर्भ में भी है कि जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ गए हों तो वहाँ पर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना मत दे सकते हैं। संपर्क संस्थापकों ने सदन तथा राज्यपाल के मध्य ये आप कह सकते हो एक सीढ़ी के रूप में कार्य करते हैं। सदस्य हेतु अहर्ता क्या है? सदस्यों हेतु अहर्ता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु जो है इनकी ये 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर बात आती है विधान परिषद की। हालांकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जहां है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। विधान परिषद की यदि हम बात करें, विधि द्वारा सृजन या उपबंध इसका किया गया है। यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से तो उसके बाद इस पर चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। अस्थायी सदन इसको बोला जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्य संख्या की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य संख्या विधान परिषद में हो सकती है। किसी भी दशा से 40 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, 5/6 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। ठीक है, और शेष 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। मतलब 5/6 सदस्य तो चुने जाएंगे। ठीक है, जो भी इनकी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार चुने जाएंगे। बाकी के 1/6 सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन, उनको मनोनीत राज्यपाल करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है राज्य मंत्रिपरिषद की। राज्य मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 163 के तहत इसकी चर्चा होती है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा होगी। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, परंतु 12 से कम भी नहीं होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी तरह से राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे केंद्र शासित और राज्यों की विधानसभाओं के बारे में दिया गया है, कहाँ पे कितनी सदस्य संख्या है, तो आप इसको स्वयं से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है शक्तियों के पृथक्करण की। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण की बात आती है। शक्तियों के पृथक्करण के बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है सबसे पहली बात कि न्यायपालिका की बात आती है। न्यायपालिका की जब आप बात करते हो तो विधि पर निर्णय की शक्ति जो है वो न्यायपालिका को दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय 3 प्रकार के न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं। विधि या कानून निर्माण या परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो विधायिका में निहित है। ठीक है, कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो विधि या कानून के क्रियान्वयन की शक्ति जो है वो कार्यपालिका पे निहित है। तो मुख्य रूप से यदि आप देखें, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये 3 हैं और इन्हीं तीनों के माध्यम से भारत में शक्तियों का जो आप कह सकते हो मुख्य रूप से
शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज आप देखने को पाते हैं, आज आपको देखने को मिलता है कि कितनी अस्थायी रूप से ये व्यवस्था चलती आ रही है। कोई भी विवाद इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। तो मुख्य रूप से सबकी शक्तियों के बारे में आपको पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। हालांकि लगातार संघवाद पर प्रश्न उठता रहा है, लगातार इस पर चर्चा होती रही है, संघवाद पर लगातार बात होती रही है, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है केंद्र राज्य संबंधों में। तो केंद्र राज्य संबंधों की जब बात करते हैं तो आपको 3 प्रकार के जो संबंध है वो देखने को मिलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में 3 प्रकार के संबंध आपको देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं विधायी संबंध, दूसरे होते हैं प्रशासनिक संबंध और तीसरे होते हैं वित्तीय संबंध। अब यदि हम बात करें विधायी संबंध की, तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक जो चर्चा होती है वो विधायी संबंधों की बात की जाती है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को प्रदत्त हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हैं। 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी इनमें प्रत्येक में कितने विषय हैं उसके बारे में भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 कहता है राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात आती है प्रशासनिक संबंधों की, तो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक का उल्लेख किया जाता है। संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण किया जाता है। अनुच्छेद 263 जो है केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतर राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ वित्तीय संबंधों की बात करें तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना यहाँ पे की गई है, राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है और कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ वित्त आयोग के जो गठन की बात है वो वित्तीय संबंधों के अंतर्गत आता है और वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को जो कर होते हैं उस पर आवंटन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 प्रकार के संबंध आपने देख लिए। अब यहाँ पे बात आती है आपात उपबंध की। आपात उपबंध की जब बात करते हैं आप, तो परिचय संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा की गई है। आपात उपबंधों में जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की बात होती है। राष्ट्रीय आपात के जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार। तो यहाँ पे उद्घोषणा का आधार यदि हम देखें तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। दूसरा, उसका संकट सन्निकट होने पर, संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाती है। उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर करना होता है, ठीक है। वित्तीय आपात की बात करें तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसकी बात की गई है। उद्घोषणा के आधार क्या है इस पर हमने बात कर लिया। आपात की अवधि क्या होगी, तो अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी जब तक पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ना हो। मतलब जब तक आप उद्घोषणा द्वारा इसको वापस नहीं लेते हैं तब तक ये लागू रहता है। राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। भारत में कभी भी लागू आज तक नहीं हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी लागू नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र की छवि भी धूमिल होती है। साथ ही साथ हम यदि हम बात करें आर्थिक रूप से हम बहुत ही कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं में यदि हम पढ़ते हैं, वित्तीय आपातकाल यदि लगता है तो हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह चौपट है, ठीक है। मतलब हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और उसका जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जो निवेशक होते हैं वो भारत से निकलने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है योजना आयोग, नीति आयोग की, ठीक है। एक बार राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं क्योंकि राज्यों की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन की बात करें 356 में इसका उल्लेख है। उद्घोषणा का आधार क्या है, राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान की ऐसी स्थिति उत्पन्न कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है वो चलाया नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार की समस्त शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति को जो है
प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात होती है योजना आयोग, नीति आयोग की विभिन्न योजनाओं की। तो आप जानते हो योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में कई बार करंट अफेयर्स में आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आपको बात करने की, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्वयं से देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको जो इसमें देखने वाली बात है वो भारत में स्थानीय स्वशासन की बात आती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। बाकी ये आपको PDF मिल जाएगा, इसको आप स्वयं से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भारत में स्थानीय स्वशासन की। भारत में स्थानीय स्वशासन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। स्थानीय स्वशासन की जब बात आती है तो पंचायती राज व्यवस्था आपको याद होगी, शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था आपको याद होगी। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। आपको पता होगा सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957 में बनी थी और इनको जो है पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता था। इन्होंने सुझाव क्या दिया, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का इन्होंने सुझाव दिया था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, और आज आपको यही व्यवस्था जो है देखने को मिलती है। अब इसमें यदि हम बात करें, इसके आगे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात कि जब बात करते हो आप जिला स्तर की, जिला परिषद की, तो जिला परिषद जो है इसका गठन की जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य होते हैं। पंचायत समिति, इसका भी गठन इसी प्रकार से होता है, और ग्राम पंचायत जो है इसका भी होता है। तो सबसे पहले जिला परिषद, फिर पंचायत समितियां, फिर ग्राम पंचायत। ये आप ग्राम पंचायत आप कह लीजिए, तो ये आपका बेस होता है। और इसकी स्थापना कैसे होती है, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। शहरी स्थानीय स्वशासन की यदि हम बात करें तो इसको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भाग 9 के काम में इसको जोड़ा गया है और 12वीं जो अनुसूची है वो इससे संदर्भित है। नगर पालिका की यदि हम बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इस प्रकार की व्यवस्था आपको जो है शहरी स्वशासन में आपको देखने को मिलती है, शहरी स्थानीय शासन में आपको देखने को मिलती है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको मिला। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान कब किया गया, कहाँ है, तो अनुच्छेद 243 की घ के 3 में ये किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभाव में आई, तो 24 अप्रैल वर्ष 1993 से प्रभाव में आई। इसके साथ साथ यदि बात करें कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजस्थान से इसका उद्घाटन किया गया था, राजस्थान के नागौर से इसका उद्घाटन किया गया था। ये कई बार पूछा गया है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति के अलावा कई अन्य समितियां थी, इन्होंने भी अपनी संस्तुति दी थी। जैसे अशोक मेहता समिति, GBK राव समिति, ML सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, इनके द्वारा भी कई सारे सुझाव दिए गए थे। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर इसको लागू किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो अशोक मेहता ने दिया था। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था, GBK राव ने कहा था। और सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद बात आता है जो अगला महत्वपूर्ण है, वह है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता कैसे मिलती है। देखो, बहुत सारे क्षेत्रीय दल होते हैं, बहुत सारे दल ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो इनका मानक क्या होता है, किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है और क्यों, और राज्य स्तरीय दल की मान्यता कैसे मिलती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। ये 3 शर्तें दी गई हैं, इनमें से कोई भी एक शर्त यदि आप पूरा कर देते हैं तो आप राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाएंगे। क्या है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों से कम 2%, आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाए तो सीटें जीतती है यदि, तो उसको यह दर्जा मिलता है। मतलब कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में, जो विगत चुनाव हुआ है, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में
कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तीसरा दिया है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती हो तो भी ऐसे दल को हम राष्ट्रीय दल का मान्यता दे देते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता कैसे मिलती है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए भी यहाँ पे आपको 3 महत्वपूर्ण शर्तें दी हुई हैं। सबसे पहली बात, उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें जो भी 2.51 से अधिक हो को 3 माना जाएगा बोला गया है। न्यूनतम 3 सीटें में से जो भी अधिक हो प्राप्त, मतलब यदि किसी को न्यूनतम 2 सीटें भी प्राप्त हो गई, न्यूनतम 6% वैध मत और 2 सीटें भी प्राप्त हो गई तो भी वह राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात कि उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो तो उसको राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल जाता है। तीसरा क्या दिया है फैक्ट, उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो तो भी उसको राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये आपकी 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है। अब बात आती है आरटीआई अधिनियम 2005 की। आरटीआई अधिनियम के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी दी गई हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रमुख संविधान संशोधन, जो आपकी प्रत्येक कोई भी पुस्तक होगी उसके लास्ट में आपको दिया होगा, कोई भी पुस्तक आपके पास होगी, प्रमुख संविधान संशोधन, तो ये जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पीडीएफ से ये प्रमुख संविधान संशोधनों को भी आप अवश्य देख लीजिएगा और ये पीडीएफ आपको तभी मिल पाएगी जब आप 1-2 दिनों में या आप कह लीजिए अधिकतम 1 सप्ताह में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद आप इसको देख रहे हैं तो पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और राज्य व्यवस्था का जो खंड था वो समाप्त हुआ है 4 वीडियो में, और इसके बाद हम बात करेंगे या तो भारत के भूगोल की या तो हम बात करेंगे भारतीय सामान्य विज्ञान की। दोनों में से जिसकी भी आप बात करेंगे कि ये चर्चा शुरू की जाए उसकी बात होगी। और प्रत्येक दिन अब आपको प्रश्नोत्तरी सीरीज भी देखने को मिलेगी और प्रश्नोत्तरी सीरीज प्रत्येक दिन एक विषय की हम बात करेंगे, एक दिन इतिहास, एक दिन भूगोल, एक दिन बिहार राज्य विशेष, इस तरह की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।